साथियों, इस वीडियो में हम लोग मेजर 2 हिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे सभी आंसर के साथ। तो ये वीडियो जो है बहुत लंबा होने वाला है थोड़ा सा, लेकिन इस वीडियो में हम लोग पूरी क्वेश्चन को देखेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके सब, ठीक है। तो पहला हो गया सातवाहनों की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर करके जाइएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले, ठीक है। समझेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। तो आंसर है दोस्तों कि सातवाहनों ने प्राचीन भारतीय इतिहास में दक्कन के क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान दी। मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद जब उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिर थी, तब सातवाहनों ने दक्षिण पथ में लगभग 300 से लेकर 400 वर्षों तक एक स्थिर और समृद्ध साम्राज्य की नींव रखी। उनकी उपलब्धि केवल सैन्य विजय तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें एक स्थायी प्रशासनिक व्यवस्था, व्यापार का विकास और कला और साहित्य का पोषण शामिल था। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सातवाहन थे दोस्तों, वो भारतीय इतिहास में दक्कन क्षेत्र में के लिए एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई थी। मौर्य साम्राज्य का जब विघटन हो गया था ना, उसके बाद जो है उत्तर भारत की राजनीतिक अस्थिर हो चुकी, ठीक है। तब सातवाहन जो है 300-400 वर्षों तक एक स्थिर और समृद्ध साम्राज्य बनाए थे, ठीक है। तो ये आगे देखेंगे, एक एक करके हम लोग समझेंगे कि सातवाहनों की जितनी भी उपलब्धियां हैं वो देखेंगे, जिसमें एक एक करके देखेंगे। पहला हो जाता है हम लोग राजनीतिक और सैन्य उपलब्धियां। तो मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद सातवाहनों ने दक्कन में लगभग 300 वर्षों तक स्थिर बनाया, मतलब लगातार जो है एक साम्राज्य बनाया। पहला हो गया साम्राज्य की स्थापना, कि माना जाता है कि सीमुक ने 2030 ईसा पूर्व के आसपास सातवाहन वंश की नींव रखी। उसने कण्व वंश के शासकों की शक्ति को चुनौती दी और महाराष्ट्र में अपनी स्थिर मजबूत की। यानी पहला हो गया साम्राज्य की स्थापना, कब 230 ईसा पूर्व माना जाता है सातवाहनों की नींव रखी गई थी। सातवाहन वंश की उसने जो है कण्व वंश के शासकों को शक्ति का चुनौती दिया और वहाँ जो है महाराष्ट्र में अपनी स्थिर मजबूत की, साम्राज्य मजबूत किया। फिर है गौतमी पुत्र सतकिन का स्वर्ण युग। यह शासक सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा था। उसकी उपलब्धियां नासिक, जो कि नासिक प्रस्थ उसके पुत्र वशिष्ठ पुत्र वेलुमवि द्वारा जारी से ज्ञात होती है। यानी ये जो था वो सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता था। उसकी उपलब्धियां जो है नासिक परिस्थिति से जो है ज्ञात होती है। उसने संको, पल्लवों और यवनों जैसे विदेशी शक्तियों को भी हराया था। किसने? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक। आगे इसी का देखिए, बोल रहा है कि उसने चरात वंश के शासक नहपान को बुरी तरह से पराजित किया और उसके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। फिर है उसने जो है साम्राज्य में अस्मक, जो कि गोदावरी घाटी में है, मुद्रक जो कि महाराष्ट्र का एक हिस्सा है, और सौराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भी शामिल थे इनके साम्राज्य में। अब आगे जो अगला है दोस्तों, वो है वशिष्ठ पुत्र पुलुमवि, ठीक है, पुलुमवि। इसने गौतमी पुत्र के बाद शासन संभाला, यानी इसके बाद जो है शासन संभाला था और साम्राज्य को सुदूर दक्षिण तक विस्तारित किया। अमरवती में महान स्तूप का विस्तार इसी के शासनकाल में हुआ था। जो अमरवती में महान स्तूप है, जो इसी के शासनकाल में जो है इसका विकास हुआ था, बना था, ठीक है। आगे इसकी प्रशासनिक दक्षता देखा जाए तो सातवाहन प्रशासन सुव्यवस्थित था, ठीक है, जिसमें राजा सर्वोच्च होता था। साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिसमें आहार कहा जाता था, जैसे कि अलग अलग होता था, ठीक है। सौराष्ट्र आहार, अप्रात आहार। फिर है मध्य और महामध्य प्रांतों का राज्यपाल होते थे। फिर है ग्रामीण प्रशासनक कोमित, यानी सैकड़ों टुकड़े में प्रमुख के हाथ में होता था, जो व्यापार मार्गों को सुरक्षा करते थे। तो ऐसा होता था वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था, कहाँ का? तो सातवाहनों की। इसका दूसरा देखा जाए तो सांस्कृतिक और धार्मिक उपलब्धियां देखते हैं हम लोग। तो सातवाहन काल में धार्मिक सहिष्णुता और कलात्मक विकास देखा गया। पहला हो गया धर्म का रक्षण। सातवाहन शासक जो थे वो स्वयं जो है ब्राह्मण थे और उन्होंने जो है वैदिक धर्म को पुनर्जीवित किया। उन्होंने अनेक अर्थ में
और वाजपेयी यज्ञ किए। हालांकि वे बौद्ध धर्म के प्रति भी अत्यधिक उदार थे। यानी कहने का मतलब ये है, जो सतवाहन शासक थे वो खुद ब्राह्मण थे। वो बहुत सारे वैदिक धर्म को जो है पुनर्जीवित किए, अलग अलग यज्ञ किए, लेकिन वो जो है बौद्ध धर्म को भी बहुत ज़्यादा आदर करते थे, मानते थे। ये कहने का मतलब है उनका भी जो है रिस्पेक्ट करते थे। आगे है दोस्तों कि उन्होंने बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं को गुफाएं दान की, ठीक है, जिसको लेन के नाम से जाना जाता है। फिर अमरावती, नागार्जुन गोंडा और गुटूर बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र बन गए। यानी इन सब जगह जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया, इन्हीं के द्वारा दान किया गया था। फिर आगे है दोस्तों कला और वास्तुकला। इस काल में स्थापत्य कला अद्वितीय थी, जिसमें चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला प्रमुख है। क्या होता था, चट्टान वगैरह को काट काट कर बहुत सारी वास्तुकला बनाई जाती थी। करलों का चैत्य बोल रहा है कि यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा संरचित चट्टानों को काटकर बनाया गया चैत्यग्रह, जिसको प्रार्थना कक्ष बोला जाता है, वो था, जो सतवाहन संरक्षण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, ये था। ठीक है, फिर आगे दोस्तों बोल रहा है कि अमरावती स्तूप, यह अपनी विस्तृत मूर्तिकला और पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, जो बौद्ध जातक कथाओं को दर्शाती। यानी ये जो है बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ और पैनलों के लिए इस जगह मौजूद है, मतलब प्रसिद्ध है। और यहाँ जो है क्या है, बौद्ध धर्म के जो है मतलब बहुत सारे बड़े बड़े गुरु वगैरह के बारे में दर्शाया गया है, कथा के बारे में दर्शाया गया है। फिर नासिक, अजंता और भांचे की गुफा भी जो है इसी काल की है। यानी नासिक वगैरह, अजंता वगैरह जो गुफा है वो इसी काल का गुफा है दोस्तों, सतवाहन काल का, सतवाहन वंश का। साहित्य और भाषा देखा जाए तो बोल रहा है कि सतवाहनों ने प्राकृत भाषा और ब्रह्मी लिपि को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। फिर है राजा हाल द्वारा संकलित, जो कि गथा सप्तशती प्राकृत साहित्य एक उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ जो है यह जो है 700 छंदों का संग्रह था, जो ग्रामीण जीवन, प्रेम और समाज का वर्णन करता है। तो ये सभी था दोस्तों साहित्य और भाषा में। माना जाता है कि गुणाष्ट ने बृहत कथा की रचना भी इसी काल में की थी। हालांकि ये जो कथा है या फिर ये जो रचना है वो जो है संस्कृत में है। ये सब हमने देख लिया। अब देखते हैं आर्थिक उपलब्धियां थोड़ा सा। तो बोल रहा है सतवाहन काल में दक्कन की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय प्रगति हुई। पहला व्यापार और वाणिज्य। सतवाहनों ने आंतरिक और बाहरी व्यापार को बढ़ावा दिया, जिसमें से हो गया मुख्य व्यापार मार्ग हो गया, विशेषकर उत्तर भारत और दक्कन के पश्चिमी तट के बीच जो है मार्ग पर नियंत्रण रखा, तभी व्यापार वगैरह जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, आगे दोस्तों समुद्री व्यापार। पश्चिमी तट पर कल्याण, सोपरा और भटचोड़ जैसे बंदरगाह प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गए। सतवाहन सिक्कों पर जहाज़ों के चित्र मिलना समुद्री गतिविधियों की पुष्टि करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर आगे है दोस्तों मुद्रा और शहरीकरण। उन्होंने जो है सीसा, तांबे और कभी कभी चांदी के सिक्के जारी किए। शीशे के सिक्के बड़ी मात्रा में डीले गए। इस काल में कई शहर जैसे कि पैठान, नासिक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुए। यानी इस काल में जो है बहुत सारा शहर भी जो है व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरे। ठीक है, फिर आगे हो गया कृषि। अगर देखा जाए तो बोल रहा है कि गोदावरी और कृष्णा नदियों के घाटियों में उपजाऊ भूमि पर खेती फल फूली, जिससे साम्राज्य को आर्थिक स्थिरता मिली। तो ये सभी था सतवाहनों की उपलब्धियों के बारे में। ठीक है, अब अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। अब निष्कर्ष देख ले तो बोल रहा है कि संक्षेप में सतवाहन ने मौर्य साम्राज्य के बाद दक्कन क्षेत्र में राजनीतिक स्थिर, ठीक है, सांस्कृतिक विकास और आर्थिक समृद्धि का एक मजबूत नींव रखी। उन्होंने जो है विदेशी आक्रमणकारियों को रोका और कला, साहित्य और व्यापार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे जो है दक्षिण भारत के इतिहास की दिशा तय हुई। तो ये सभी था सतवाहनों के बारे में हमने देखा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है जो कि ये भी बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पिछले
सेमेस्टर में जो है यानी पिछले सेशन वाले के सेमेस्टर में पूछा जा चुका है, तो आपको कर लेना है। क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि कनिष्क के विजय और उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो ये आप जरूर कर लीजिएगा, विजय और उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। आंसर देखते हैं, बोल रहे कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। यानी कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का सबसे महान शासक माना जाता है, जिसे जो है उनकी सैन्य विजयों, विशाल साम्राज्य और विशेष रूप से बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए द्वितीय अशोक भी कहा गया है। तृतीय अशोक यानी उनका जो है वो जो है सैन्य विजयों के लिए, विशाल साम्राज्य के लिए और विशेष रूप से जो है बौद्ध धर्म का संरक्षण के लिए उनको जो है द्वितीय अशोक भी कहा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। उनका शासनकाल कब से कब था, तो 127 से लेके 150 ईस्वी तक माना जाता है। अपनी बहुमुखी उपलब्धियों के लिए ये जो है काल बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, कनिष्क की। अब देखेंगे एक एक करके इसका। पहला देखते हैं हम लोग कि कनिष्क की विजयों और साम्राज्य विस्तार के बारे में। तो कनिष्क एक दो है दोस्तों बहुत महान विजेता और कुशल योद्धा था, जिसने एक विशाल और बहुजातीय साम्राज्य जो है स्थापित किया था। पहला ये क्या किया था, मध्य एशियाई विजय। उसने अपने पृथक मध्य एशियाई क्षेत्र विशेष रूप से बैक्टिया, अफगानिस्तान और पश्चिमी चीन में के कुछ हिस्सों पर जो है कुषाण नियंत्रण मजबूत किया। यानी वहाँ जो है अपना नियंत्रण किया, यानी इन सभी क्षेत्रों पे जो है जीत हासिल की, वहाँ अपना नियंत्रण किया। फिर है भारतीय उपमहाद्वीपों में विस्तार। उसका साम्राज्य उत्तर भारत में गंगा के मैदान तक फैला हुआ था, जिसमें जो है आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। मथुरा जो है उत्तरी भारत में उसकी दूसरी राजधानी थी। यानी जो मथुरा जो है, मथुरा वो उसकी दूसरी राजधानी थी उत्तर भारत के लिए। तो ये सभी उसके था। आगे देखिए संघर्ष अगर देखा जाए तो उसने जो है चीनी जनरल पान चाओ के साथ संघर्ष किया। पान चाओ ये नाम है, ठीक है। इसमें कुछ स्रोतों के अनुसार उसे पहली बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में उसने जीत हासिल की। यानी क्या हुआ था, पहले चीनी जनरल जो है पान चाओ उसके साथ संघर्ष किया, लड़ाई की, जिसमें उसको सबसे पहली बार तो हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद उसने जीत हासिल कर ली थी। फिर राजधानियां अगर देखा जाए तो साम्राज्य की दो प्रमुख राजधानियां थी। पहला पुरुषपुर जो कि आधुनिक पेशेवर के हिसाब से था, मुख्य राजधानी थी, और मथुरा जो है सहायक राजधानी थी। यानी दो राजधानी थी उस समय की, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसकी प्रमुख उपलब्धियों के बारे में। वो हमने विजयी और जो है साम्राज्य विस्तार के बारे में देखा था। अब कनिष्क की उपलब्धियां जो है, कनिष्क की उपलब्धियां सैन्य क्षेत्र पर परे थी, सैन्य क्षेत्र से परे थी, जिन्होंने जो है भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव छोड़ा। तो एक एक करके देखेंगे। पहला हो गया धार्मिक उपलब्धियां। तो चौथी बौद्ध संगीति। कनिष्क की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक उपलब्धि जो है कश्मीर की कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराना था। यानी क्या था सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी, धार्मिक उपलब्धि, वो जो है बौद्ध धर्म के जो है संगीति का आयोजन करवाना था। ये सबसे बड़ी उपलब्धियां थी। कहाँ करवाए थे, तो कश्मीर के कुंडल वन में, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। इस संगीति ने जो है बौद्ध धर्म के विभाजन को महायान और हीनयान शाखाओं में औपचारिक रूप से दिया। महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को मजबूत किया। तो ये सभी उनके धार्मिक उपलब्धियां थे। फिर क्या किया आगे, उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार भी किया। उन्होंने जो है बौद्ध धर्म के मध्य एशिया और चीन तक फैलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी बौद्ध धर्म को जो है मध्य एशिया और चीन तक फैलाने में जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। फिर है धर्म सहिष्णुता। हालांकि वह बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षक था, यानी संरक्षण थे, जो बौद्ध धर्म को मानते थे उसको बढ़ावा भी देते थे। उसके सिक्कों पर कई भारतीय और ईरानी देवी देवताओं के चित्र भी मिलते हैं। यानी उनके द्वारा, मतलब बौद्ध धर्म को मानते थे पर फिर भी उसके द्वारा जो भी सिक्के जारी उरी किए गए हैं उसमें भारतीय और ईरानी देवी देवताओं के चित्र भी मिलते हैं, जो उसकी धार्मिक सहिष्णुता नीति को दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था उनके द्वारा धार्मिक उपलब्धियां। अब देखते हैं कला और वास्तुकला उस समय कैसा था। तो गंधर और मथुरा कला की शैलियाँ। कनिष्क के शासनकाल में कला की दो अनूठी शैलियाँ थी। पहला हो गया गंधर और
मथुरा शैली की अभूतपूर्व विकास हुआ। यानी इसी काल में जो है क्या हुआ, गांधार कला और मथुरा शैली दोनों का जो है विकास हुआ। गांधार कला पर ग्रीको रोमन प्रभाव स्पष्ट था। बौद्ध की मानव रूपी प्रतिमा जो है यानी पूजा करने योग्य, ठीक है, मूर्ति पूजा का निर्माण इसी काल में बड़ी संख्या में हुआ था, बहुत बड़ी संख्या में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए बोल रहा है निर्माण कार्य अगर देखा जाए तो उसने अपनी राजधानी पुरुषपुर में एक विशाल स्तूप और मठ का निर्माण करवाया, जो वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना था। क्या करवाया, बौद्ध धर्म का वो जो है बहुत सारी मूर्तियों वगैरह जो है बनवा रहे थे। वो पुरुषपुर जो है उसमें जो है एक बहुत विशाल स्तूप और मठ का निर्माण करवाया। किसने, तो कनिष्क ने। ठीक है, अब तीसरा देखिए साहित्य और शिक्षा की ओर उसका क्या उपलब्धि थी, तो विद्वानों का संरक्षण। उसने दरबार में कई महान विद्वानों और दार्शनिक थे। पहला हो गया अर्श्य घोष, जो कि प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक और कवि थे, जिन्होंने जो है बुद्ध रचित लिखी कनिष्क के दरबार की शोभा थे। यानी इसे जो है मतलब ये लिखे थे। ठीक है, आगे है कि अन्य विद्वानों में यशुमित्र, जिन्होंने चौथी संगति की अध्यक्षता की थी, नागार्जुन और चरक, जो कि महान चिकित्सक शामिल थे। तो इन सभी कवियों ने जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाई। फिर भाषा में देखा जाए तो संस्कृत भाषा भी इस काल की काफ़ी विकास हुआ। यानी संस्कृत भाषा का भी विकास इस काल में हुआ था बहुत सारा। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है काफ़ी विकास हुआ था। अब इसकी आर्थिक उपलब्धियां देखा जाए दोस्तों तो एक एक करके देखते हैं। पहला हो गया रेशम मार्ग पर नियंत्रण। यानी कनिष्क के साम्राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा जो है प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर स्थित था, जिसमें रोमन साम्राज्य, चीन और भारत के बीच व्यापार में भारी वृद्धि हुई। क्या हुआ, जो रेशम मार्ग है उसके द्वारा रोमन साम्राज्य हो गया, चीन हो गया और भारत के बीच जो है व्यापार में बहुत बड़ी वृद्धि हुई थी। तो ये ध्यान। आगे देखिए व्यापार को प्रोत्साहन। इस नियंत्रण ने कुषाण साम्राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया और इसे अपने समय की 4 महान यूरेशियों शक्तियों में से एक बना दिया था। तो ये सभी था कनिष्क की उपलब्धियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष हमने छोटा लिखा है, बोल रहा है कि आसान शब्दों में कहें तो कनिष्क एक बहुत ताकतवर राजा था। उन्होंने कई युद्ध जीते और एक बड़ा साम्राज्य भी बनाया। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो है बौद्ध धर्म को दूर दूर तक फैलाना और कला और व्यापार को बढ़ावा देना था। तो ये सभी था कनिष्क के बारे में। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलेंगे, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। बोल रहा है चंद्रगुप्त प्रथम के जीवन परिचय एवं उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बोल रहा है चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका शासनकाल जो है 319 ईस्वी से लेके 335 ईस्वी तक माना जाता है। गुप्त वंश के पहले महत्वपूर्ण और स्वतंत्र शासक थे ये। यद्यपि उनके दादा जो है श्रीगुप्त ने वंश की स्थापना की थी, लेकिन यह चंद्रगुप्त प्रथम ही थे जिन्होंने इसे एक छोटे राज्य से एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। यानी कहने का मतलब ये है, जो चंद्रगुप्त प्रथम थे वो गुप्त वंश के पहले महत्वपूर्ण और स्वतंत्र शासक थे। उनके दादा जो थे वो श्रीगुप्त, उन्होंने जो है वंश की स्थापना तो जरूर की थी, लेकिन यही चंद्रगुप्त प्रथम जो इन्हें जो है छोटे राज्य से लेके एक बड़ा विशाल राज्य में बदल दिया था। ठीक है, किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। इनके जीवन परिचय और प्रारंभिक जीवन के बारे में पहले देखेंगे, फिर इनकी उपलब्धियों वगैरह के बारे में भी देखेंगे। तो चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच के पुत्र थे। उनके पूर्वज केवल महाराज की उपाधि धारण करते थे, जो यह एक दर्शाता है कि शायद किसी बड़े शासक के अधीन सामंत थे। चंद्रगुप्त प्रथम इसी स्थिति को बदल दिया। यानी कहने का मतलब ये है, वो किनके पुत्र थे, तो वो घटोत्कच के पुत्र थे। उनके पूर्वज जो है वो महाराज की उपाधि धारण करते थे, जो यह दर्शाता है कि वो जो है बहुत बड़े शासक के अधीन थे। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया, इसी स्थिति को बदल दिया। चलिए देखते हैं क्या क्या बदला उन्होंने। तो उपाधि में देखा जाए तो उन्होंने महाराजा धीराज, ठीक है, की भव्य और संप्रभु उपाधि धारण की, जो उनकी संपूर्णता और राजनीतिक महाकांक्षा
महत्वाकांक्षा को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। यानी उनकी उपाधि देखा जाए तो महाराजा धीरज, यानी राजाओं का राजा कहा जाए जिसको, तो उसकी संपूर्व उपाधि की धारणा की, उसकी संपूर्वता और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को स्पष्ट रूप से ये सब दर्शाती है। फिर है राजधानी में देखा जाए तो उसकी राजधानी सभ्यता पाटलिपुत्र, जो कि अभी पटना है, ठीक है, वो था, जो प्राचीन मगध की शक्तियों का केंद्र रहता था। तो ये था उनकी राजधानी। आगे चंद्रगुप्त प्रथम की प्रमुख उपलब्धियां अब हम लोग देखें तो चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां उनके साम्राज्य के समेकन और विस्तार की राजनीति पर केंद्रित है। पहला हो गया साम्राज्य का विस्तार और राजनीतिक समेकन। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पूरा चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने छोटे पृथक राज्य का विस्तार किया, यानी पिता के द्वारा जो छोटे से राज्य थे उसे बहुत ज़्यादा विस्तार किया, बहुत बड़ा किया। पुरातात्विक साक्ष्य और प्राचीन ग्रंथ जैसे कि वायु पुराण बताते हैं कि उनके नियंत्रण में प्रमुख क्षेत्र शामिल थे। तो कौन कौन से क्षेत्र थे? पहला हो गया मगध, यह उनके साम्राज्य का हृदय स्थल था। जो मगध जो है दोस्तों वो उसके साम्राज्य का हृदय स्थल था। फिर है प्रयाग, जो कि इलाहाबाद था उस समय। बोल रहा है गंगा नदी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक उनका नियंत्रण स्थापित हुआ। फिर है साकेत, जो कि अयोध्या में है। अवध क्षेत्र का यह महत्वपूर्ण नगर भी उनके राज्य में ही शामिल था। तो ये सभी राज्य, ये सभी जो है क्षेत्र जो थे उनके साम्राज्य में शामिल थे। उन्होंने उत्तरी भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से को गुप्त शासन के अधीन लाकर एक महत्वपूर्ण केंद्रीय सत्ता स्थापित की। यानी उत्तरी भारत को जो है वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा के रूप में गुप्त शासन में जो है शामिल किया और इसको जो है एक मजबूत केंद्र सत्ता स्थापित की। फिर है लक्ष्मी राजकुमारी कुमारी देवी से रणनीतिक विवाह, यानी अब देखते हैं इनका विवाह जो हुआ था उनके बारे में। यानी यह चंद्रगुप्त जो है वो प्रथम सबसे दूरगामी राजनीतिक तक उपलब्धि थी। यानी यह चंद्रगुप्त प्रथम की सबसे दूरगामी राजनीतिक उपलब्धि थी। गठबंधन का महत्व, लक्ष्मी उस समय उत्तर बिहार और नेपाल की तराई का एक बहुत शक्तिशाली और प्रतिष्ठित गणराज्य थे। उनके व्यवहारिक संबंध स्थापित करके चंद्रगुप्त ने अपनी राजनीतिक स्थिति को रातों रात मजबूत कर लिया। क्या किया देखिए, लक्ष्मी जो है, यानी लक्ष्मी एक जगह है, उस समय उत्तर बिहार नेपाल इन सभी एक तराई का बहुत शक्तिशाली और प्रतिष्ठित गणराज्य था। तो उसने क्या किया, राजकुमारी कुमार देवी से शादी करके जो है रातों रात अपनी जो है साम्राज्य को मजबूत कर लिया, अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत कर लिया। तो ये था प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इस विवाह ने उन्हें न केवल सैन्य समर्थन दिया बल्कि सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा भी दिलाई, क्योंकि लक्ष्मी परंपरा से जुड़े हुए थे। यानी ये सभी फायदे हुए। सिक्कों का प्रमाण, इस विवाह के महत्व को दर्शाने के लिए उन्होंने विशेष राजा रानी प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए। यानी क्या किया, सोने का सिक्का रहता था, उसी में जो है इन दोनों की मतलब चंद्रगुप्त प्रथम और इनकी पत्नी दोनों का जो है चित्र रहा करता था, ठीक है, प्रतिमा रहा करती थी। तो ये था सिक्का। फिर आगे तीसरा देखा जाए, एक सुयोग्य उत्तराधिकारी का चयन। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य को मजबूती देने के बाद दूरदर्शिता दिखाते हुए अपने सबसे योग्य पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकार घोषित किया। क्या किया, जब सब चीज़ साम्राज्य को मजबूत कर लिया, तो विस्तार कर लिया, उसके बाद जो है सबसे योग्य पुत्र, उसके जो पुत्र थे वो थे समुद्रगुप्त, उसको जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, ठीक है। अब समुद्रगुप्त के बारे में भी पढ़ना है आपको सिलेबस में, जो हम लोग पढ़ेंगे। और समुद्रगुप्त को जो है जिसे भारत में, जिसे जो है बाद में क्या कहा जाने लगा, तो भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा, ठीक है, ने अपने पिता द्वारा स्थापित नींव पर एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अब जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उनका जो साम्राज्य था उससे भी विशाल इन्होंने जो है साम्राज्य का स्थापना की, उसे भी और ज़्यादा विस्तार किया और जो है साम्राज्य को एक मजबूत बनाया। शांत उत्तराधिकार, कहने का है कि पिता द्वारा जीवन काल में ही उत्तराधिकारी चुनने से सत्ता हस्तांतरण सुचारू रूप से हुआ और गृह युद्ध की संभावना समाप्त हो गई, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें थी। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं हम लोग। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने
गुप्त वंश के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ लाया। उन्होंने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारणा कर, लक्ष्मियों से राजनीतिक गठबंधन कर और गुप्त सर्वथा चलकर एक नए युग की शुरुआत की। उसकी उपलब्धियों ने उस नींव का काम किया जिस पर उनके पुत्र समुद्रगुप्त और बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक विशाल और समृद्ध स्वर्ण युग वाला साम्राज्य का निर्माण किया। यानी इसके दो पुत्र थे, ठीक है, जिसमें से एक पुत्र को समुद्रगुप्त को उसने जो है उत्तराधिकारी घोषित किया। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को भी ये राज्य संभालने मिला था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो इनके पुत्र समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, या फिर इसी को कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, यानी ये भी क्वेश्चन पूछे तब भी ये आंसर लिख दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछे तब भी ये आंसर आप लिख दीजिएगा, चलेगा, ठीक है। तो बोल रहा है समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या फिर पूछेगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, वर्णन कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों, आंसर हम लोग समझेंगे। तो बोल रहा समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे दमदार राजा था, यानी सबसे ताकतवर बोल सकते हैं। उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है क्योंकि उसने बहुत सारे युद्ध जीते थे। उसका राज जो है 335 ईस्वी से लेके 375 ईस्वी तक चला, और इस समय को गुप्त साम्राज्य का सबसे अच्छा वक्त माना जाता है। यानी इसी समय को, जब इसका काल चल रहा था, यानी जब इसका राज्य काल था, उस समय गुप्त साम्राज्य को सबसे अच्छा वक्त गुप्त साम्राज्य का सबसे अच्छा वक्त माना जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में। तो सैन्य और राजनीतिक विजय सबसे पहले देखते हैं, यानी साम्राज्य निर्माता। तो समुद्रगुप्त ने अपने सैन्य अभियानों के माध्यम से लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित किया। उसकी विजयों को पर्याय परिस्थिति में स्पष्ट रूप से वर्गीकृत किया गया है। अब देखते हैं एक एक करके। तो पहला हो गया आर्यवर्त के शासकों पर विजय, यानी उत्तर भारत तरफ, ठीक है। तो रणनीति देखा जाए, उन्होंने आर्यवर्त यानी उत्तरी भारत के 9 शासकों को पूर्ण रूप से पराजित किया, यानी हरा दिया। उसके राज्यों को सीधे गुप्त साम्राज्य में मिला लिया, यानी अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में उसे मिला लिया 9 राज्य को। इस नीति को प्रसभोदरन यानी जबरन उन्मूलन कहा जाता है, यानी जबरन जो है मतलब उसको हरा के अपने राज्य में शामिल कर लेना, ठीक है। आगे देखा, इसका परिणाम देखिए। तो बोल रहा है कि इस विजयों ने गंगा यमुना दोआब और आसपास के क्षेत्रों पर गुप्तों का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया, जिससे साम्राज्य का केंद्रीय भाग मजबूत हुआ। तो ये सब इसका परिणाम निकल के आया। फिर दूसरा देखा जाए दक्षिण की तरफ, अगर देखें तो दक्षिणा पथ के शासकों पर विजय, यानी दक्षिण भारत की तरफ। तो इसका रणनीति क्या था, उन्होंने दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया, यानी 12 शासकों को जो है हरा दिया। हालांकि उनकी नीति उत्तरी भारत से अलग थी। उन्होंने इन राजाओं को हराने के बाद क्या क्या किया वो देखिए। वो मतलब उत्तर भारत अलग तरीका से हराया, दक्षिण भारत में अलग तरीका से। पहले तो गहन यानी पकड़ा, फिर शत्रुओं को पराजित किया, फिर मोक्ष यानी मुक्त कर दिया। उन्हें उनकी अधीनता स्वीकार करने पर मुक्त कर दिया। अनुग्रह यानी दया करके उसे राज्य में वापस कर दिया, यानी जीता भी, फिर क्या किया, उसे पकड़ा भी, और उसे जो है दया करके उसका राज्य को उसे वापस कर दिया। तो ये सब किया, सोचिए, ठीक है। तो यह नीति यह दर्शाती है कि वह केवल धन और राजनीतिक संप्रभुत्व चाहते थे, ना कि इतने दूर के क्षेत्र पर सीधा शासन। यानी ये सिर्फ दर्शाती है कि वो धन चाहते थे, राजनीतिक मजबूत बनाना चाहते थे अपनी राज्य को, लेकिन वो जो है किसी बड़े क्षेत्र को सीधा शासन करना नहीं चाहते थे। तो यही सब चीज़ दिखाती है ना, क्षेत्र को दोबारा वापस कर देना जीतने के बाद। तीसरा है समवर्ती राज्यों पर नियंत्रण। उन्होंने 5 समवर्ती राज्य जैसे कि समतट हो गया, दावक हो गया, कामरूप, नेपाल और कुर्तुपुर, और 9 गणराज्य जैसे कि मलाव, यौध, अर्जुनायन को भी अपने अधीन कर लिया। यानी इन सभी 5 समवर्ती राज्य हो गया और 9 गणराज्य हो गया, इन सभी को भी अपने राज्यों में शामिल कर लिया। इसे भी जो है हरा के अधीन कर लिया, ठीक है। इन राज्यों ने उन्हें
सर्वकर दान यानी कि जिसे बोलते हैं कर, टैक्स दिया, बहुत सारे टैक्स, ठीक है, सभी प्रकार के टैक्स। आज्ञाकरण यानी उसके आदेशों को पालन करने लगा। और प्रणाम द्वारा गुप्त प्रभुत्व स्वीकार किए, यानी श्रद्धांजलि के द्वारा उसके जो है गुप्त शासन, गुप्त साम्राज्य को स्वीकार किया, ठीक है। आगे अब हम लोग देखते हैं इसकी सांस्कृतिक एवं कलात्मक उपलब्धियां। समुद्रगुप्त न केवल महान विजेता थे बल्कि साहित्य, कला और धर्म के भी उदार संरक्षक थे। कवि और संगीतज्ञ, उन्होंने स्वयं एक उत्कृष्ट कवि माना जाता है, यानी उसे जो है खुद एक कवि माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य उनके कुछ सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया जाता है, यानी उनके द्वारा कुछ सिक्के जो जारी किए गए हैं उसमें वीणा बजाते हुए उन्हें दिखाया जा रहा है। इस कारण उसे कविराज की उपाधि भी दी गई थी, यानी कविराज की उपाधि दी गई थी। सिक्के अगर देखा जाए तो उन्होंने विभिन्न प्रकार और उच्च गुणवत्ता वाले सोने के सिक्के जारी किए। ये सिक्के उनकी समृद्धि, सैन्य शक्ति और कला के प्रति उन्हें प्रेम दर्शाते थे, ये सब चीज़ें हैं, दर्शाते हैं। अदम्य यज्ञ यानी अपनी व्यापक विजयों के उपलक्ष्य में उन्होंने प्राचीन वैदिक परंपरा का पुनरुत्थान करते हुए अश्वमेध यज्ञ भी किया। विद्वानों का संरक्षण, उनके दरबार में कई विद्वान थे। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान जो है वसुबंधु को उनका मंत्री माना जाता है, तो उन्होंने जो है विद्वानों का संरक्षण भी किया। धार्मिक सहिष्णुता अगर देखा जाए तो यह स्वयं विष्णु के भक्त थे, किसके? विष्णु के। लेकिन उन्होंने बौद्ध और अन्य संप्रदायों के प्रति उदारता दिखाई, यानी उनका भी जो है इज्जत करते थे, उनका भी भला चाहते थे। उन्होंने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति दी थी, यानी उन्होंने क्या कहा, श्रीलंका के राजा एक थे, राजा का नाम था मेघवर्मन, उसे जो है बोध गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति दी थी, अलाउ दिया था। तो ये सभी उनकी उपलब्धियां वगैरह थी, ठीक है दोस्तों। किनके? तो ये था समुद्रगुप्त का। अब इन्हें एक मुख्य टॉपिक है जो बोल रहा है कि भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो इतिहासकार जो थे विस्टेन ए स्मिथ, ठीक है, विसेंट ए स्मिथ जो थे वो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। किसने कहा वो ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ऑनलाइन में आपको यानी 1 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाए, ठीक है दोस्तों। वो रहा अजय योद्धा, वह लगभग कभी कोई युद्ध नहीं हारा, इसलिए। फिर क्यों कहा था, ये सब रीजन है, ठीक है। सैन्य अभियान, उसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े पैमाने पर सफल सैन्य अभियान चलाए, ठीक वैसे ही जैसे यूरोप में नेपोलियन ने किया था, वैसे ही, इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन भी कहा गया। फिर साम्राज्य विस्तार अगर देखा जाए तो उसने अपनी अपनी तलवार के दम पर एक छोटे राज्य को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। तो ये सभी कारण था जिसके कारण उसे बोला जाता है क्या बोला जाता है, तो भारत का नेपोलियन बोला जाता है। कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया उसने, यानी समुद्रगुप्त सिर्फ लड़ने वाला राजा नहीं था बल्कि बहुत हुनरमंद भी था, कवि और संगीतकार। वह खुद कविताएं लिखता था और उसे संगीत का बहुत शौक भी था। किसे? तो समुद्रगुप्त को। वीणा बजाते हुए कई सिक्के जारी किए उन्होंने, यानी उसके ज़माने में जो सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, इससे पता चलता है कि वह कितना कला प्रेमी भी था। धार्मिक आज़ादी अगर देखा जाए तो वह हिंदू धर्म मानता था और उसने बड़े बड़े यज्ञ भी करवाए, लेकिन वह दूसरे धर्म का भी आदर करता था। उसने श्रीलंका के बौद्ध राजा को बोध गया में एक बहुत बड़ा मठ बनाने की भी इजाज़त दी थी, यानी कहने का मतलब है वो खुद हिंदू थे, बहुत बड़े बड़े यज्ञ भी करवाए, लेकिन जो है बौद्ध धर्म वगैरह को भी बहुत ज़्यादा आदर करते थे। उसने जो है श्रीलंका के बौद्ध राजा को बोध गया में एक बहुत बड़ा मठ बनाने की भी अनुमति दी थी, इजाज़त दी थी। तो ये सभी चीज़ें हैं दोस्तों। इसकी आर्थिक मजबूती भी थी, यानी उसके राज में बहुत पैसा और शांति थी। उसने सोने को बहुत अच्छे सिक्के चलाए जो उस समय की अमीरी दिखाते हैं। तो इन सभी कारणों से जो है उसे जो है भारत का नेपोलियन कहा गया है। इनकी उपलब्धियां भी हमने देखा। आप चाहें तो
आंसर में थोड़ा निष्कर्ष भी लिख सकते हैं, या फिर अगर ज़्यादा हो जाए तो आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था, बहुत अच्छा लगा होगा आपको। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। यानी गुप्त साम्राज्य जो था उसका पतन किन किन कारणों से हुआ, किस कारण से इसका पतन हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो चलिए आंसर देखते हैं। बोला गुप्त साम्राज्य, जिसे अक्सर प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? तो भारतीय प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग इसे कहा गया है। 5वीं शताब्दी ईस्वी तक, ईस्वी के अंत और 6ठी शताब्दी ईस्वी के दौरान धीरे धीरे कमजोर होकर बिखर गया। क्या हुआ? 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में और 6ठी शताब्दी के दौरान जो है ये धीरे धीरे जो है कमजोर होने लगा और बिखेर गया था। लगभग 2 शताब्दियों तक स्थिर और समृद्धि प्रदान करने वाला इस साम्राज्य का पतन किसी एक कारण से नहीं बल्कि कई जटिल और परस्पर जुड़े कारकों का परिणाम था, जिसमें बाहरी आक्रमण, आंतरिक राजनीतिक विघटन और आर्थिक संकट शामिल थे। यानी कहने का मतलब ये है, जो 2 शताब्दियों तक लगातार जो है स्थिर और समृद्धि प्रदान करने वाला साम्राज्य हो, वो किसी एक कारण से जो है बर्बाद नहीं हुआ, किसी एक कारण से उसका पतन नहीं हुआ। बहुत सारे अलग अलग और जो है बहुत सारे अलग अलग कारण थे, जिसमें हो गया बाहरी आक्रमण, आंतरिक राजनीतिक विघटन और आर्थिक संकट वगैरह भी बहुत सारे जो है कारण थे, जिसके कारण जो है इसका पतन हुआ। तो चलिए हम लोग नीचे देखेंगे एक एक करके। तो बोला समुद्रगुप्त, यानी समुद्रगुप्त नहीं है, पतन साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। यानी गुप्त साम्राज्य का जो पतन हुआ था उसके कौन कौन से कारण थे वो निम्नलिखित है, जो हम देखेंगे। पहला हो गया हुन्नों के विनाशकारी आक्रमण। यानी हुन्नों के आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन का सबसे तत्कालिक और महत्वपूर्ण कारण था। यानी हुन्नों का जो आक्रमण हुआ, उसने जो है साम्राज्य पर आक्रमण किया, ये बहुत बड़ा कारण बना गुप्त साम्राज्य के पतन का। तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें नियंत्रण दबाव, यानी मध्य एशिया से आए इन क्रूर और खानाबदोश आक्रमणकारियों ने उत्तर पश्चिमी भारत पर लगातार हमले किए, संसाधनों की भारी खपत हुई। क्या हुआ? यद्यपि स्कंदगुप्त जैसे शासकों ने शुरू में हुन्नों को खदेड़ दिया, लेकिन इस भीषण युद्ध में गुप्त साम्राज्य के सैन्य और आर्थिक संसाधन बुरी तरह से समाप्त हो गए थे, जिसके कारण जो है क्या हुआ, धीरे धीरे संसाधनों पर भी भारी खपत होने लगी थी। ठीक है। व्यापार मार्गों पर हानि, हुर्नों ने पंजाब और पश्चिमी भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। यह क्षेत्र साम्राज्य के प्रमुख व्यापारिक मार्ग के केंद्र था, जिससे भारी राजस्व मिलता था। इस क्षेत्रों के हाथ से निकल जाने से साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ टूट गई। यानी क्या हुआ, जहाँ से ये जो है व्यापार करता था, उन सभी राज्यों पर जो है हुर्नों ने अपना जो है कब्जा जमा लिया। और जब कब्जा जमा लिया तो ये व्यापार वगैरह बंद हो गया, जहाँ से राजस्व मिलता था, जहाँ से व्यापार कर पाता था, इन सभी क्षेत्रों हाथ से निकल जाने से साम्राज्य में जो है, यानी गुप्त साम्राज्य की आर्थिक स्थिति जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। ठीक है दोस्तों। आगे है कि शासकों की असफलता। बाद में शासक जैसे कि नरसिंहगुप्त, बालित्य, हुर्नों को पूरी तरह से बाहर निकालने में विफल रहे। यानी वो जो है उसे पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाए, वो जो है असफल रहे। हालांकि नरसिंहगुप्त ने हुर्न नेता महिष्कुर्ण को हराया, तब तक साम्राज्य को भारी क्षति हो चुकी थी। यानी लास्ट में जो है नरसिंहगुप्त ने उसे हरा दिया, लेकिन क्या हुआ, तब तक जो है पूरी तरह से साम्राज्य में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच चुका था, तब उसे हराया गया। ठीक है। आगे दोस्तों, कमजोर और अक्षम उत्तराधिकारी। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त वंश में कुशल और शक्तिशाली शासकों का अभाव हो गया। यानी कोई भी जो है कुशल शासक या फिर शक्तिशाली शासक था ही नहीं, उसका अभाव हो गया। नेतृत्व संकट। बाद में शासक जैसे कि कुमारगुप्त द्वितीय, बौद्धगुप्त और विष्णुगुप्त उतने सक्षम नहीं थे कि वे साम्राज्य की विशालता और जटिल चुनौतियों का सामना कर सके। यानी इन सब जो थे वो उतना काबिल नहीं थे, जो इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियों का, इतनी बड़ी बड़ी मतलब प्रॉब्लम को जो है सामना कर सकते थे, नहीं थे। ठीक है। आंतरिक कलह,
शाही परिवार के भीतर उत्तराधिकारी के लिए अक्सर संघर्ष और गृह युद्ध होते रहे। इन लड़ाइयों ने केंद्रीय सत्ता को कमजोर कर दिया और सामंतों को स्वतंत्र होने का मौका दिया। यानी आंतरिक कलह, कहने का मतलब ये है जो 4-5 थे कुमार गुप्त वगैरह, उन लोगों का जो था आपस में ही लड़ाई होने लगा, आपस में ही गृह युद्ध होने लगा। किसके लिए? शासक के लिए, शासन काल के लिए। ठीक है, तो इन्हीं सभी कारणों से जो है केंद्रीय सत्ता जो है वो कमज़ोर हो चुका था और जिसे जो है इसे जो है अब आगे बढ़ाया नहीं जा सकता था। ये जो है धीरे धीरे कमज़ोर हो चुका था। ठीक है, सामंतवादी व्यवस्था का विघटन हुआ, यानी गुप्त प्रशासन की सामंतवादी संरचना की अंततः उससे पतन का कारण बनी। यानी भूमि अनुदान की नीति क्या हुआ, तो बोल रहा है कि गुप्त राजाओं ने अपने अधिकारों यानी सैन्य कमांडरों और ब्राह्मणों को वेतन के बदले बड़े पैमाने पर भूमि अनुदान देना शुरू किया। यानी क्या हुआ, जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी थी तो वेतन तो देना था कमांडरों को, ब्राह्मणों को वेतन के रूप में, अब क्या किया, भूमि अनुदान देना शुरू कर दिया। क्या देना शुरू कर दिया? भूमि देना शुरू कर दिया। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा था। अब है शक्ति का विकेंद्रीकरण। इस भूमि धारकों ने धीरे धीरे स्थानीय स्तर पर सैन्य और प्रशासनिक शक्तियां जमा ली। उन्होंने अपनी स्थानीय सेनाएं बना ली और केंद्रीय राजा की अधीनता को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। क्या किया? धीरे धीरे भूमि मिली, फिर अपना खुद का जो है प्रशासनिक सैन्य वगैरह शक्ति वगैरह जमा कर ली थी और जो है स्थानीय सेना, खुद का सेना बना लिया। और जो केंद्रीय राजा थे यानी गुप्त साम्राज्य था उसे जो है अधीनता यानी उसे नज़रअंदाज करने लगा, उसका वैल्यू नहीं देने लगा। ठीक है, उसका सपोर्ट नहीं करने लगा था। फिर है स्वतंत्र राज्यों का उदय। 6ठी शताब्दी तक मगध से बाहर कई सामंतों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बंगाल के गोड़, मलावा और यद्धोदमर और उत्तर प्रदेश के भोखरी और सौराष्ट्र के मोत्रक प्रमुख स्वतंत्र होने वाला राजवंश थे। इस प्रकार विशाल साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए। यानी उसके बाद क्या किया, 6ठी शताब्दी आई तो बहुत सारे अलग अलग साम्राज्य जो थे अलग अलग खुद को जो है स्वतंत्र घोषित कर दिए और इन सभी यानी गुप्त साम्राज्य से टूट टूट के अलग हो गए थे। ठीक है, तो ये सब कारण भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए थे। फिर आर्थिक संकट और व्यापार में गिरावट। साम्राज्य के आर्थिक आधार का कमज़ोर होना पतन का एक बहुत प्रमुख कारण था। ठीक है, रोमन व्यापार का अंत। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन का कारण भारत और पश्चिमी के बीच होने वाला समृद्ध व्यापार लगभग ठप हो गया था, जिससे बंदरगाहों से मिलने वाला राजस्व में भारी कमी आई। यानी बंदरगाहों से मिलने वाला राजस्व, टैक्स वगैरह, इन सभी चीज़ों में जो है कमी आ गई थी। राजकोष पर दबाव। लगातार युद्ध जो है और बड़े निर्माण कार्यों के राजकोष को खाली कर दिया। ठीक है दोस्तों, सिक्कों का गुणवत्ता। ठीक है, आर्थिक तंगी के प्रमाण के बाद गुप्त शासकों द्वारा जारी की गए सिक्कों से मिलता है। इन सिक्कों में सोने की मात्रा कम होती गई और तांबे व अन्य धातुओं का मिश्रण बढ़ता गया, जिससे जो है सिक्कों की गुणवत्ता भी धीरे धीरे गिर गई थी। आगे दोस्तों बोल रहा है कि बौद्ध धर्म का प्रभाव और सैन्य उदासीनता। कुछ इतिहासकार का तर्क है यानी मानना है कि बाद के गुप्त शासकों के बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव ने उनकी सैन्य आक्रामकता को कम कर दिया। नरसिंहगुप्त, बालादित्य जैसे राजाओं ने सैन्य तैयारियों के बजाय बौद्ध विहारों और मठों के निर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। एक मजबूत और आक्रामक केंद्रीय सेना की कमी ने साम्राज्य को बाहरी खतरों के प्रति संवेदनशील बना दिया। यानी कहने का मतलब ये है, कुछ इतिहासकारों का मानना था कि गुप्त शासकों यानी उसके बाद जितने भी गुप्त शासक आए वो क्या किए, बौद्ध धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा उनका झुकाव रहता था, बहुत ज़्यादा, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, सैन्य तैयारियों के बजाय बौद्ध विहारों और मठों का निर्माण पर ज़्यादा ध्यान देने लगा, जिससे क्या हुआ, एक मजबूत और आक्रामक केंद्र शासन सेना की कमी आ गई और जो है धीरे धीरे साम्राज्य जो है वो पतन की ओर जाने लगा। तो ये सब कारण था गुप्त साम्राज्य के पतन का। निष्कर्ष देखते हैं तो लिखा है दोस्तों कि गुप्त साम्राज्य एक
का पतन जो है एक लंबी प्रक्रिया थी। हुर्नों के हमले ने बाहरी आवरण को तोड़ा, जबकि कमजोर राजाओं, आर्थिक संकट और सामंतों के स्वतंत्र होने के आंतरिक समस्याओं ने साम्राज्य की नींव को खोखला कर दिया। ठीक है। 6वीं शताब्दी के मध्य तक केंद्रीय गुप्त सत्ता पूरी तरह से समाप्त हो गई और भारत एक बार फिर कई के क्षेत्रीय शक्तियों में बट गया, यानी अलग अलग क्षेत्रीय शक्तियों में बट गया था। सब खुद को जो है स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ये सभी था गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जरूर कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का कि हर्षवर्धन की जीवनी, उपलब्धियां और विजय का वर्णन कीजिए। ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, नेक्स्ट सेशन वाले सेमेस्टर 2 में पूछा गया था। ठीक है। सम्राट हर्षवर्धन, जिसका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक माना जाता है, प्राचीन भारतीय इतिहास की एक प्रमुख हस्ती थी। वह उन अंतिम शासकों में से थे जिन्होंने गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद छोटे छोटे राज्यों में बटे उत्तरी भारत को फिर से एक विशाल और स्थिर साम्राज्य के रूप में एकजुट किया। उनकी जीवनी मुख्य रूप से उनके दरबारी कवि बाणभट्ट की रचना हर्षचरित्र और प्रसिद्ध चीनी यात्री हैंसोंग के वृत्तांतों से ज्ञात होती। यानी जो सम्राट हर्षवर्धन थे, उनका शासनकाल कब से कब था? 606 से लेके 647 ईस्वी तक माना जाता है। ये प्राचीन भारत के इतिहास के एक प्रमुख हस्ती थे। उन्होंने क्या किया? वो अंतिम शासक थे जिन्होंने जितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में राज्य बटा हुआ था उसे जोड़कर एक महान और फिर विशाल साम्राज्य बनाया। ठीक है, एकजुट करके। और उसकी जीवनी के बारे में अगर देखा जाए तो उसके कवि जो है बाणभट्ट, उनके द्वारा हर्ष चरित्र लिखा गया है। और प्रसिद्ध चीनी यात्री जो थे वो हैंसोंग, उनके वृत्तांतों यानी जीवन के बारे में जो लिखे उन्होंने, उसमें ये ज्ञात होती है। उसमें ये चीज़ इनके बारे में लिखा गया। ठीक है। अब हर्षवर्धन की जीवनी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, फिर एक एक करके उपलब्धियां वगैरह भी देखेंगे। तो हर्षवर्धन का जो है जन्म जो है दोस्तों वो थानेश्वर, जो कि हरियाणा है, आधुनिक हरियाणा, वहाँ हुआ था। पुण्यभूति वंश में हुआ था। इसमें पुण्यभूति वंश में प्रभाकर वर्धक के यहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रभाकर वर्धक इनके पिता थे। ठीक है। 606 ईस्वी में अपने बड़े भाई राजवर्धक द्वितीय की मृत्यु के बाद हर्ष 16 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठे। यानी क्या हुआ, जब इनके भाई जो थे वो, उनका नाम था राजवर्धक द्वितीय। ठीक है, राजवर्धक द्वितीय, इनकी मृत्यु जो है हो गई थी। उसके बाद उस समय इनका एज जा रहा था, 16 साल जा रहा था। उसी समय इन्होंने जो है सिंहासन पर बैठा और जो है सत्ता संभालना शुरू कर दिया। सत्ता संभालते ही उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके बहनोई जो हैं कनौज के शासक ग्रहवर्मन की बंगाल के शासक ने हत्या कर दी थी। यानी क्या हुआ था, उनके बहनोई जो थे उनका नाम था ग्रहवर्मन। ठीक है, जो कहाँ के थे? बंगाल के शासक थे, कनौज के शासक थे। ठीक है, तो कनौज के शासक थे उनके बहनोई। अब बंगाल का शासक एक था शशांक, उसने जो है उनकी बहनोई की हत्या कर दी और उनकी बहन राजश्री को कैद कर लिया था। उनके बहनोई का हत्या कर दिया और उसकी बहन जो है राजश्री नाम था, उसको जो है कैद कर लिया था। किसने? शासक ने। हर्ष ने तुरंत अपनी बहन को बचाया और शासक के विरुद्ध अभियान छेड़ा। क्या किया? अपनी बहन को बचाया भी और उसके विरुद्ध जो है अभियान छेड़ दिया, यानी लड़ाई छेड़ दिया, अभियान छेड़ दिया उसके विरुद्ध। ठीक है। अब एक एक करके इसके विजय और साम्राज्य विस्तार के बारे में देखेंगे, फिर उपलब्धियां देखेंगे। तो बोल रहा है हर्ष एक कुशल सेनापति और महत्वाकांक्षी शासक थे। कनौज और थानेश्वर का एकीकरण। सिंहासन पर बैठने के बाद हर्ष ने कनौज को अपनी राजधानी बनाया और थानेश्वर व कनौज राज्यों को मिला दिया, जिससे उत्तरी भारत में एक मजबूत केंद्रीय शक्ति का उदय हुआ। क्या किया उसने? जो है सत्ता पर बैठा, सिंहासन पर बैठा। उसके बाद हर्ष क्या बहनोई की तो हत्या कर दी थी, है ना। तो उसने क्या किया? कनौज और जो है थानेश्वर, ये दोनों को अपने दोनों राज्यों को मिला लिया था और एक बहुत बड़ा और मजबूत केंद्रीय शक्ति का उदय हुआ। ठीक है।
अब आगे देखेंगे दोस्तों, शासक के विरुद्ध अभियान जो छेड़ा था, यानी उसके बहनोई को जिसने मारा था उसका नाम था शशांक, उसके विरुद्ध जो है अभियान छेड़ा था। उन्होंने बंगाल के शासक शशांक के खिलाफ 2 लड़ाइयाँ लड़ी और अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। यानी क्या किया, लड़ाई लड़ी भी, जीत भी लिया, और आखिर लास्ट में क्या हुआ, आखिरकार बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया, उसे कब्जा भी कर लिया। ठीक है, किसने, तो हर्षवर्धन ने, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हर्ष भी कहा जाता है। उत्तरी भारत पर प्रभुत्व उन्होंने पंजाब, मध्य भारत, सौराष्ट्र जिसे गुजरात बोलते हैं, ठीक है, पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। यानी इन सभी राज्यों पर भी जो है अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, नियंत्रण कर लिया था। ठीक है दोस्तों, आगे है वल्लभ जी पर विजय। वल्लभी पर विजय, उन्होंने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को हराया, लेकिन बाद में कूटनीतिक रूप से अपनी बेटी का विवाह उससे करवाकर उसे अपना सामंत बना लिया। क्या किया, वहाँ के जो शासक थे जिनका नाम था ध्रुवसेन द्वितीय, उसको हरा दिया, लेकिन क्या किया लास्ट में, इन्होंने जो है अपनी बेटी का शादी करवा दिया हर्षवर्धन से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों, चालुक्य प्रतिरोध। हालांकि नर्मदा नदी के दक्षिण में अपने साम्राज्य का विस्तार करने का उन्हें जो है बहुत बड़ा प्रयास विफल रहा। यानी क्या किया, नर्मदा नदी के दक्षिण में अपने साम्राज्य का विस्तार करने गया था, यानी उसे भी और बढ़ाने गया था, लेकिन वहाँ उसका जो है जितना भी प्रयास था वो विफल रहा था। उन्हें चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट पर हराया था, जिनका उल्लेख ऐहोल अभिलेख में मिलता है। इसके बाद नर्मदा नदी उत्तर और दक्षिण के साम्राज्यों के बीच का सीमा बन गई थी। यानी उसे हराया, किसे, हर्षवर्धन को किसने हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने, नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के उत्तर और दक्षिण के साम्राज्य के बीच जो है एक सीमा जैसा बन गया था, बॉर्डर जैसा। ठीक है, अब इसकी उपलब्धियां देखेंगे एक एक करके हम लोग। तो हर्षवर्धन की उपलब्धियां क्या क्या वो देखेंगे। तो हर्ष की महानता केवल उनकी विजयों तक सीमित नहीं थी, वह एक सक्षम प्रशासक, साहित्य के रक्षक और एक उदार शासक भी थे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला हो गया प्रशासनिक व्यवस्था। अगर देखा जाए तो हैंसोंग कौन था, तो चीनी यात्री था जो इनके बारे में लिख रहा था। ठीक है, तो हैंसोंग के अनुसार अगर माना जाए तो हर्ष का प्रशासन बहुत व्यवस्थित था। राजस्व को 4 भागों में बांटा गया। पहला हो गया राजा के खर्च के लिए, दूसरा हो गया विद्वानों के लिए, तीसरा हो गया अधिकारियों के वेतन के लिए, चौथा हो गया धार्मिक कार्यों के लिए। तो ये 4 भागों में राजस्व को बांटा गया था। राजा स्वयं नियमित रूप से साम्राज्य का दौरा करता था। तो ये था प्रशासनिक व्यवस्था उस समय का। किस समय का, तो हर्षवर्धन के समय का। आगे दोस्तों, साहित्य और कला का संरक्षण भी हुआ। हर्ष स्वयं एक उत्कृष्ट विद्वान और नाटककार थे। उन्होंने संस्कृत में 3 प्रसिद्ध नाटक लिखे। किसने लिखा, तो हर्षवर्धन ने 3 प्रसिद्ध नाटक लिखा था। पहला है नागानंद, फिर है रत्नावली, ये 2 हो गया, और एक नीचे होगा जो हम लोग देख लेते हैं। नीचे है प्रियदर्शिका। तो ये 3 प्रसिद्ध नाटक लिखा। किसने लिखा, तो हर्षवर्धन ने लिखा। उनके दरबार में प्रसिद्ध कवि बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरिता और कादंबरी लिखी। यानी उनके दरबार में जो प्रसिद्ध कवि थे बाणभट्ट, उन्होंने 2 मुख्य चीज़ लिखे। पहला हो गया हर्षचरिता और कादंबरी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसका धार्मिक कार्य में इनका क्या क्या योगदान रहा है, क्या इनकी उपलब्धियां क्या क्या रही है वो देखते हैं। तो हर्ष शुरू में हिंदू धर्म यानी कि शिव और सूर्य के उपासक थे, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के महान संरक्षक बन गए। यानी शुरू में जो है हिंदू धर्म के उपासक थे, लेकिन बाद में ये जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा के महान संरक्षक बन गए थे। कनौज और प्रयाग संभाएं। उन्होंने कनौज में एक विशाल धार्मिक सभा आयोजन की। हर 5 साल में प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे, जहां वे अपना सारा खजाना दान कर देते थे। क्या करते थे, हर 5 साल में प्रयाग में एक महामोक्ष परिषद का आयोजन किया करते थे, जिसमें वो अपना सारा खजाना दान कर दिया करते थे।
फिर उनका क्या एक मुख्य काम था, नालंदा विश्वविद्यालय। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को उदारतापूर्ण दान किया, जो उसे उस समय की शिक्षा का विश्व परिषद केंद्र था। जो नालंदा विश्वविद्यालय था उस समय का बहुत बड़ा शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र के रूप में माना जाता है। तो वहाँ भी बहुत सारा दान इन्होंने किया था। किसने? हर्षवर्धन ने। कल्याणकारी कार्य देखा जाए तो उन्होंने सड़कों के किनारे सराय, अस्पताल, कुएं बनवाए, जिससे जनता का जीवन सुगम हुआ। यानी बहुत ज़्यादा जो है जीवन सुगम हुआ जनता का, ये सब था। निष्कर्ष अब देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि संक्षेप में हर्षवर्धन का शासनकाल उत्तरी भारत में स्थिर और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अंतिम महान प्रयास था। वह एक सफल विजेता, कुशल प्रशासक और कला व साहित्य के महान संरक्षक भी थे। हालांकि उनकी मृत्यु के साथ उनका विशाल साम्राज्य बिखर गया, लेकिन धार्मिक संयमता, लोक कल्याणकारी कार्य और कनौज व प्रयाग के संभवों के आयोजन के लिए भारतीय इतिहास में उनका नाम सदैव आदर के साथ लिया जाता रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है, हर्षवर्धन बहुत ज़्यादा महान नेता थे। ठीक है, वह जो है एक सफल विजेता भी रहे, कुशल प्रशासक भी रहे, उनका कला और साहित्य के महान रक्षक भी थे। और जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, उनका जो है साम्राज्य बिखर गया था, लेकिन उसका धार्मिक उपलब्धियाँ, कल्याणकारी काम और कनौज व प्रयाग की सभा वगैरह का आयोजन के लिए भारतीय इतिहास में उसका नाम सदैव आदर के साथ ही लिया जाएगा। तो ये थे हर्षवर्धन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा जाता है पल्लवों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, या फिर आपको डायरेक्ट पूछ ले पल्लवों की उपलब्धियों का या फिर पल्लवों की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, तब भी आपको यही आंसर लिख देना है साथियों। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बोल रहा है आंसर कि पल्लव राजवंश, जो कि 4वीं से लेकर 9वीं शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है, उन्होंने जो है दक्षिण भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लगभग 500 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष? 500 वर्ष तक शासन किया। अपनी राजधानी कांचीपुरम को राजनीति और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र भी बनाया। किसने? पल्लव राजवंश ने। अब इनके एक एक करके इनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, राजनीतिक उपलब्धियां सबसे पहले देखते हैं। तो पल्लव शासक ने एक सुव्यवस्थित प्रशासन विकसित किया और कई महत्वपूर्ण सैन्य विजय हासिल की। यानी बहुत ही व्यवस्थित रूप से प्रशासन विकास किया उन्होंने और कई सैन्य विजय भी हासिल की। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला हो गया साम्राज्य की स्थापना और विस्तार। सिंह विष्णु, ठीक है, सिंह विष्णु जिसको शासनकाल, इसका शासनकाल रहा 575 से लेके 600 ईस्वी तक, को पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। यानी पल्लव वंश का वास्तविक यानी ओरिजिनल संस्थापक के रूप में माना जाता है। उसने कलभ्रो को हराया और अपने साम्राज्य को कावेरी नदी तक फैलाया, जिसमें आधुनिक तमिलनाडु का अधिकांश भाग भी शामिल था। तो ये सब उनके द्वारा जो है स्थापना और विस्तार था। आगे देखेंगे हम लोग, चालुक्यों के साथ संघर्ष किया उन्होंने। पल्लवों को बादामी के चालुक्यों के साथ लंबे समय तक संघर्ष चला, यानी लंबे समय तक उन्होंने जो है उसे हराना, मतलब लड़ाई चला। नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसका शासनकाल 630 ईस्वी से 668 ईस्वी तक माना जाता है, सबसे शक्तिशाली पल्लव राजा था। ये जो था वो सबसे शक्तिशाली पल्लव राजा के रूप में माना जाता है। उसने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को भी हराया, उसकी राजधानी बादामी पर कब्जा भी किया और वातापीकोंडा की उपाधि की धारणा की। यानी वातापी का विजेता के रूप में जो है उसने ये उपाधि भी धारण की। फिर श्रीलंका पर भी इसका प्रभाव पड़ा। नरसिंह वर्मन प्रथम ने श्रीलंका के राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप किया। उसने कुछ समय के लिए द्वीप पर अपना नियंत्रण स्थापित भी कर लिया था, यानी श्रीलंका पर। ठीक है, अब श्रीलंका के कुछ द्वीप पर बोल रहा है। ठीक है, आगे देखिए, इसका प्रशासनिक व्यवस्था देखा जाए तो राजतंत्र सर्वमान्य था और राजाओं ने धर्म महाराजा जैसी उपाधि धारणा की, जो धर्म के अनुसार शासन करने का संकेत देती है। फिर आगे देखिए, उन्होंने ब्रह्मोदय प्रथा को बढ़ावा दिया, जिसमें ब्राह्मणों को भूमि दान की जाती थी, जिससे समाज में उनका स्थान और मजबूत हुआ। तो ये सभी
उनके द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था की गई थी। किनके द्वारा? तो हमारे चालुक्यों के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। आगे राजधानी अगर देखा जाए तो कांचीपुरम, कांचीपुरम जो है पल्लवों की राजधानी और शक्ति केंद्र बना। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो बोल रहा है पल्लव कला, वास्तुकला, साहित्य और धर्म के महान संरक्षण थे। वे दक्षिण भारतीय संस्कृति पर उनका गहरा प्रभाव भी पड़ा था। पहले देखिए एक एक करके देखते हैं। पहला हो गया कला और वास्तुकला। तो पल्लवों का सबसे बड़ा योगदान उनकी वास्तुकला में है। उन्होंने जो है चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों से संरचनात्मक मंदिरों की और संक्रमण को चिन्हित किया। मंडप और रथ भी देखा जाए तो महाबलीपुरम में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंडप और रथ मंदिर, जिन्हें जो है 5 रथ मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, रथ मंदिर को पल्लव वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण है। ये रथ मंदिर एकल पत्थर से बने हैं और प्रत्येक मंदिर का एक अलग शैली को दर्शाता है। तो ये सभी उनके द्वारा बहुत बड़ा बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ा बड़ा जो है वह कला और वास्तुकला में जो है विकास रहा है। आगे तट मंदिर देखा जाए तो नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम के तट मंदिर जैसे संरचनात्मक मंदिर का निर्माण करवाया, जो द्रविड़ वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने थे। यानी द्रविड़ वास्तुकला के ये सब उदाहरण के रूप में, नमूने के रूप में मान सकते हैं आप। चित्रकला अगर देखा जाए तो सिंतत्रवंसल की गुफाओं में स्थित चित्रकाली पल्लव काल के कलात्मक ऊंचाइयों को दर्शाती है। ठीक है, यानी उस गुफा में जो स्थित चित्रकारी है वो पल्लव काल की कलात्मक ऊंचाइयों को दर्शाती है, कलात्मक दृश्य को दिखाती है। फिर साहित्य और शिक्षा अगर देखा जाए, इसमें इसका क्या योगदान रहा? तो पल्लव राजाओं ने संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं को संरक्षण दिया, यानी संस्कृत को भी और तमिल को भी। संस्कृत साहित्य में देखा जाए तो कांची के एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक शिक्षण केंद्र बनाया गया, यानी कांची को जो है एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक संरक्षण केंद्र भी बनाया गया। किनके द्वारा? तो पल्लवों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे देखेंगे। महाराजा महेंद्र वर्मन प्रथम स्वयं एक विद्वान भी थे और उन्होंने संस्कृत नाटक मत विलास प्रहसन की रचना भी की। प्रसिद्ध कवि भैरवी और दंडियन ने पल्लव दरबार में संरक्षण प्राप्त भी किया था। ठीक है, तो ये संस्कृत में था। अब देखते तमिल साहित्य के बारे में। तो तमिल साहित्य में भी पल्लवों ने जो है उसका संरक्षण में प्रगति की। इस काल में प्रसिद्ध तमिल क्लासिक्स और भक्ति साहित्य की रचना भी हुई। कांची विश्वविद्यालय देखा जाए, कांची में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था जहां देश विदेश के विद्वान जैसे कि बौद्ध विद्वान दिगनाग अध्ययन करने आते थे, यानी बड़े बड़े विद्वान जो है वहाँ पढ़ने आते थे। ठीक है, कहाँ? तो कांची में एक विश्वविद्यालय रहा करता था। धर्म देखा जाए, धर्म में इनका क्या रहा है? ठीक है, तो बोल रहा है पल्लव शासक धार्मिक रूप से सह्यून्य थे। हालांकि उन्होंने मुख्य रूप से शैव और वैष्णव धर्म को बढ़ावा दिया। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत और विकास इसी काल में हुआ है, यानी भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है इसी काल में हुआ है, जिसने इन धर्मों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। ठीक है, अब है सांस्कृतिक प्रसार अगर देखा जाए तो पल्लव की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक भारतीय संस्कृति की दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रसार था, जहां उनकी कला और वास्तुकला शैली की स्थानीय संस्कृति की प्रभावित किया। यानी क्या हुआ? देखिए, पल्लव की सबसे बड़ी उपलब्धियां अगर देखा जाए इसके सांस्कृतिक रूप से, तो भारतीय संस्कृति के दक्षिण पूर्व एशिया में प्रसार था। ठीक है, जहां उसने क्या किया? कला और वास्तुकला शैली को एक स्थानीय संस्कृति के रूप में जो है प्रभावित किया था। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। बोल रहा है कि पल्लव काल ने दक्षिण भारतीय इतिहास में एक अस्थायी विरासत छोड़ी, जिसके बाद चोल और अन्य साम्राज्यों की कला और संस्कृति को गहराई से प्रभावित भी किया। तो ये था पल्लव राजवंश के बारे में, पल्लवों के बारे में, ये ध्यान रखिएगा। निष्कर्ष देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि पल्लव की मुख्य विरासत उनकी शानदार संस्कृति उपलब्धियां हैं। उन्होंने द्रविड़ वास्तुकला की नींव रखी, महाबलीपुरम के अद्भुत रथ मंदिरों
और तट मंदिरों का निर्माण करवाया और संस्कृत व तमिल साहित्य को बढ़ावा दिया। राजनीतिक स्थिर, कलात्मक उत्कृष्ट और शैक्षिक संरक्षण के माध्यम से पल्लवों ने दक्षिण भारतीय संस्कृति के को जो है स्वर्ण युग की नींव भी रखी। तो ये सब पल्लवों के द्वारा इनकी उपलब्धियां थी, इनके बारे में हर एक चीज़ थी, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आए तो आपको यही लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 8वां बोल रहा है चालुक्यों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे जरूर से जरूर कर लेना है। आंसर देखेंगे तो बोला चालुक्य राजवंश ने 6ठी से 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच दक्कन और दक्षिण भारत के इतिहास की एक प्रमुख जो है महत्वपूर्ण और शानदार अध्याय लिखा है। यानी कहने का मतलब ये जो है 6ठी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। किसके? दक्कन और दक्षिण भारत के इतिहास में। उन्होंने जो है 3 प्रमुख शाखाओं के माध्यम से शासन किया, लेकिन उनकी राजनीतिक स्थिर और सांस्कृतिक उपलब्धियों ने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी, यानी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उनका योगदान रहा। चलिए देखते हैं एक एक करके, अच्छे से समझेंगे। तो चालुक्यों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का इस प्रकार है, यानी राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां इस प्रकार है, या फिर सिर्फ उपलब्धियां भी पूछे तब भी आपको यही आंसर लिखना है, ध्यान रहे। राजनीतिक उपलब्धियां देखा जाए तो चालुक्य शासक अपनी सैन्य शक्ति, प्रशासनिक कौशल और कूटनीति के लिए जाने जाते थे, जिसने उन्हें दक्षिण भारत की एक प्रमुख महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। यानी चालुक्य शासक जो थे वो सैन्य शक्ति, प्रशासनिक कौशल और कूटनीति के लिए ही जाने जाते हैं, विख्यात हैं, जिससे जो है उन्हें जो है दक्षिण भारत की एक प्रमुख महाकवि के रूप में भी जो है माना जाता है, महाशक्ति के रूप में भी जो है माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब साम्राज्य की स्थापना और मजबूती के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले तो पुलकेशिन प्रथम जो कि 543 ईस्वी में लगभग थे, ने बादामी को अपनी राजनीति बनाकर एक स्वतंत्र चालुक्य राज्य की नींव रखी। उन्होंने किलेबंदी की और सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ जैसी प्रमुख उपाधि धारण की। यानी उसने क्या किया? 2 प्रमुख उपाधि धारण किया था। किसने? कौन कौन सा? एक सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ जैसी प्रमुख उपाधि। ठीक है, आगे दोस्तों देखें, पुलकेशिन तृतीय सर्वोच्च शासक माने जाते हैं। यह चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। उनकी उपलब्धियां अद्वितीय थी, यानी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां थी। एक एक करके देखते हैं। तो हर्षवर्धन पर ऐतिहासिक विजय। उत्तरी भारत के महान सम्राट हर्षवर्धन जब दक्षिण की ओर विस्तार करने का प्रयास कर रहे थे, तब पुलकेशिन तृतीय ने उसे नर्मदा नदी के तट पर निर्णायक रूप से हराया। यह विजय चालुक्यों के सैन्य शक्ति का शिखर था। यानी कहने का मतलब ये है, जो हर्षवर्धन थे, ठीक है, जो उत्तरी भारत के महान सम्राट के रूप में माने जाते थे, वो आए थे दक्षिण की तरफ अपना विस्तार करने का प्रयास करते हुए, लेकिन पुलकेशिन तृतीय ने उसे नर्मदा नदी के तट पर उसे जो है बहुत ही निर्णायक रूप से उसे हराया था, जिससे जो है चालुक्य की सैन्य शक्ति का शिखर थी। ठीक है, मतलब माना जाता है बहुत। अब आगे देखा जाए तो बोल रहा है पल्लवों के साथ संघर्ष। उसने कांचीपुरम के पल्लवों के साथ लगातार युद्ध किए और पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम को भी हराया था। किसने? तो चालुक्यों ने। फिर है साम्राज्य का विस्तार। उसने कोंकण के मौर्य को हराया और गुजरात, मलवा तथा पश्चिमी दक्कन पर भी अपना जो है साम्राज्य स्थापित किया, अपना राज्य को विस्तार किया। अब आगे देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था। अगर देखा जाए तो चालुक्य प्रशासन कुशल और सुव्यवस्थित था। राजा सर्वोपरि था और प्रशासक को प्रांतों में बांटा गया था। उसके पास एक शक्ति नौसेना भी थी, जिसे पश्चिमी तट पर समुद्री सुरक्षा बनाए रखी थी। ठीक है, तो ये था उस समय का प्रशासनिक व्यवस्था किसका? चालुक्यों का। अब इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में अगर देखें तो चलिए देखते हैं सांस्कृतिक उपलब्धियां एक एक करके। तो बोल रहा है चालुक्यों का भारतीय कला और वास्तुकला में योगदान अद्वितीय था, यानी बहुत बड़ा योगदान था। समझिए, उन्होंने एक नई वेसर शैली, ठीक है, जिसको दक्कन शैली भी बोलते हैं, उसको जन्म दिया, जो उत्तर और दक्षिण की शैलियों का संगम थी। यानी उत्तर और दक्षिण दोनों की शैलियों का संगम थी, जिसे जो है वेसर शैली के नाम से जाना जाता है या फिर दक्कन शैली भी कहा जाता है।
कला और वास्तुकला का विकास, ऐहोल मंदिर का जन्मस्थली, ऐहोल को भारतीय मंदिर वास्तुकला का प्रयोगशाला कहा जाता है। भारतीय मंदिर वास्तुकला का प्रयोगशाला कैसे कहा जाता है, तो ऐहोल को ध्यान रखिएगा। यहाँ लाड़ खान मंदिर सबसे पुराना है, दुर्गा मंदिर और मेगुती जैन मंदिर जो कि लगभग 70 साल से अधिक मतलब ऐसे जो है 70 से अधिक मंदिर भी हैं। यानी कहने का मतलब ये है, लाड खान मंदिर हो गया, दुर्गा मंदिर हो गया, मेगुती जैन मंदिर हो गया, ऐसे ऐसे लगभग 70 से अधिक मंदिर यहाँ पर हैं, ठीक है, जहाँ वास्तुकारों ने विभिन्न शैलियों के साथ इसका प्रयोग भी किया है। आगे बादामी की गुफा मंदिर, बादामी के पहाड़ियों को काटकर बनाए गए गुफा मंदिर चालुक्य मूर्तिकला के उत्कृष्ट उदाहरण है, यानी बहुत बड़ी उदाहरण के रूप में इसे मान सकते हैं, ठीक है, बादामी का गुफा मंदिर। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों पड़ाल काल, ठीक है, पटाड काल विश्व धरोहर स्थल पटाड काल चालुक्य वास्तुकला का चरम बिंदु माना जाता है। यह विरूपाक्ष मंदिर और मल्लिकार्जुन मंदिर जैसे भव्य संरचनात्मक मंदिर है जो द्रविड़ शैली का बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे है, अगर देखा जाए तो साहित्य और भाषा का संरक्षण में उसका क्या योगदान था वो देखेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो बोल रहा है संस्कृत में ऐहोल प्रसिद्ध फूले किशन द्वितीय ने के दरबारी कवि कृति ने संस्कृत में ऐहोल प्रशस्ति यानी अभिलेख की रचना की, जो न केवल ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत है बल्कि उच्च कोटि का साहित्य भी है। यानी कहने का मतलब ये है, फूले किशन द्वितीय जो थे वो दरबारी कवि, उनके जो कवि थे रवि कीर्ति के द्वारा संस्कृत में ऐहोल प्राशित्व यानी ऐहोल एक अभिलेख का रचना किया, जिसमें न केवल ऐतिहासिक जानकारियाँ का स्रोत था बल्कि उसमें जो है उच्च कोटि की साहित्य भी थी। ठीक है, फिर आगे उन्होंने क्या किया, कन्नड़ भाषा को बढ़ावा, बादामी चालुक्यों और बाद में कल्याणी के चालुक्यों ने कन्नड़ साहित्य को भी संरक्षण दिया। यानी बादामी चालुक्य हो गए और कल्याणी के चालुक्यों ने कन्नड़ जो भाषा है उसके साहित्य कन्नड़ साहित्य को भी संरक्षण दिया, जिससे यह भाषा का विकास भी हुआ अच्छे से। ठीक है, फिर आगे देखेंगे तो धार्मिक सहिष्णुता, चालुक्य शासक मुख्य रूप से हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने शैव और वैष्णव संप्रदायों को बढ़ावा दिया। उसने जैन धर्म को भी संरक्षण दिया और चीनी यात्री हैंसोंग ने उनके साम्राज्य में बौद्ध धर्म की उपस्थिति का भी उल्लेख किया है। किसने? तो चीनी यात्री हैंसोंग ने। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, इसके धार्मिक उपलब्धियां मान सकते हैं आप लोग। अगर निष्कर्ष देखें तो निष्कर्ष देखिए कुछ ऐसा है कि चालुक्य राजवंश ने दक्कन क्षेत्र में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया और भारत के अंतिम महान हिंदू सम्राट हर्षवर्धन को दक्षिण में बढ़ने से रोका भी था। उसे हराया था ना नर्मदा की नदी के तट पर। उनकी सबसे अस्थायी विरासत उनकी कला और वास्तुकला में निहित है। वेसर शैली का निर्माण करके ऐहोल, बादामी और पड्डाल काल के भव्य मंदिर का निर्माण करके चालुक्यों ने भारतीय संस्कृति मानचित्र पर भी जो है एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो ये सब चालुक्य राजवंश के बारे में था, इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में, राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में, या फिर सिर्फ उपलब्धियों के बारे में ही आप समझ सकते हैं। तो ये था दोस्तों, बस यही हमने 8 ही क्वेश्चन लिया है, 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही 8 क्वेश्चन में से आपका जो 4 क्वेश्चन बनाने का रहता है सबका सब इसी से आ जाएगा। बस आपको अच्छे से कर लेना और क्या करना है, पूरे को अच्छे से आपको अपने मन से भी थोड़ा सा रटना नहीं है, 2-3 बार समझ लेना अच्छे से, आप लिख लीजिएगा ज़रूरत पड़े तो यही था। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जल्दी आएगा। थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।